सो नाउ वी नो व्हाट इज व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, उसका कैलकुलेशन मेथड भी हमने देख लिया, कैसे उसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और सेटअप है जिसके हेल्प से हम, जैसे हमने यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया, वहाँ पे हम सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। बट बिफोर वी गेट इनटू पोटेंशियोमीटर, हम देख लेते हैं एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो विल बी स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो लेट्स से वी हैव अ वायर stretched like this, let's say the name, let's say दोनों पॉइंट को हमने नाम दिया A और B, and this wire is connected to a cell, and we also have a key in this setup, जिससे हम इस करंट को भी ऑन और ऑफ कर सकें, सर्किट कभी भी मेक या ब्रेक हम इसके हेल्प से कर सकें। सो एज वी नो, हमने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट किया है, विच मीन्स इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। इन शॉर्ट ये सेल क्या करेगा, पॉइंट ए और बी में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, यानी जो मैंने प्लस वाले को कनेक्ट किया है वहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा, जो मैंने माइनस वाले को कनेक्ट किया है वहाँ पोटेंशियल कम होगा। और इन शॉर्ट, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस पॉइंट्स, करंट मेरा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्लो होंगे, क्योंकि हमको पता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो नहीं कर सकता। सो बैटरी ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। अब लेट्स से ये दो पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 10 वोल्ट का बिटवीन ए बी। लेट्स से VAB is 10 volt, and let's assume length of AB is 10 centimeter, right? So ये मैंने ऐसे ही नंबर दिया। अगर मुझे वेरिएबल लिखना है, लेट्स से दिस इज L एंड वोल्टेज इज VAB। सो अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस केस के लिए वोल्टेज 10 वोल्ट है और लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं V/L, V/L का रेशियो कितना मिलेगा मुझे, किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, VAB के लिए और LAB के लिए। ये रेशियो मुझे कितना मिलेगा, 10 वोल्ट बाई 10 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो V/L का हमने रेशियो निकाला। अब अगर मान लो मैं ये सेम रेशियो किसी और पॉइंट पे निकालूं, लेट्स से एट दिस पॉइंट, लेट्स नेम दिस पॉइंट C, एंड दिस इज एग्जैक्टली मिडवे ऑफ दिस वायर, A और B के एग्जैक्टली सेंटर में है, विच ऑल्सो मीन्स दैट VAC और LAC इसके लिए रिस्पेक्टिव लेंथ और वोल्टेज अगर नहीं एग्जैक्टली बीच में है, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, मेरा पूरा लेंथ था L, जो हमने लिया 10 सेंटीमीटर इस केस के लिए, तो L का हाफ कितना होगा, L/2, दैट इज 10/2। सो LAC विल बी 5 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली VAC भी उसका आधा होना चाहिए, उसके बीच में, क्योंकि देखो अगर आप B में आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, अगर आप A पे आ जाओ दोनों पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। बीच में अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का मतलब ये होता है कि अगर आपका यहाँ पे पोटेंशियल है लेट्स से 20 वोल्ट का और यहाँ पे आपका पोटेंशियल है 10 वोल्ट का, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का। या फिर अगर आपका यहाँ पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट का और यहाँ पे आपका पोटेंशियल है -5 वोल्ट का, तो भी आप बोल सकते हो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का। तो अगर इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, आप जैसे जैसे पास आते जाओगे ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होते जाएगा। लेट्स से फॉर दिस केस द डिफरेंस इन पोटेंशियल, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लेते, चलो इससे इजीली समझेगा, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ -5 वोल्ट, तो क्या लगता है सेंटर में जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0, एग्जैक्टली बीच में एक्सट्रीम राइट पे मुझे मिल रहा है, ए पॉइंट पे मुझे मिल रहा है 5 वोल्टेज, बी पे मिल रहा है -5 वोल्टेज, तो एग्जैक्टली सेंटर पे 0 होना चाहिए, विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ये मुझे कितना मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों पोटेंशियल को माइनस करके दोनों का डिफरेंस निकाल के, दिस विल बी 5 - 0 विच इज 5 वोल्ट, एंड विच इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस कि पूरे का आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो आधे का कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट। Again, if we take ratio of VAC upon LAC, that is 5 volt upon 5 centimeter, this will also be 1 volt per
सेंटीमीटर, राइट। अगर मान लो मैं इससे भी एक छोटे हिस्से के लिए करता हूँ, लेट्स से मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट डी विच इज एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के एग्जैक्टली बीच में। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लेंगे क्या, वी ए डी वोल्टेज को, और लेंथ को क्या लेंगे, एल ई डी। अब ये लेंथ कितना होना चाहिए, ये पूरा कितना था 5 सेंटीमीटर, दिस मीन दिस विल बी 2.5 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली वापस मेरा वोल्टेज कम होगा, अगर यहाँ पर 0 है यहाँ पर 5 है तो बीच में कितना होना चाहिए, बीच में होना चाहिए 2.5 वोल्ट। और अगर मैं डिफरेंस निकालूँ इस बार तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 2.5 दैट इज 2.5 वोल्ट, बराबर। तो यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना होना चाहिए, पोटेंशियल मुझे यहाँ पे मिलेगा 2.5 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों पॉइंट के बीच, अगेन 2.5 वोल्ट। सो अगर मैं वापस रेशियो निकालूँ वी ए डी अपॉन एल ई डी, the ratio will be similar 2.5 volt upon 2.5 centimeter which is equal to 1 volt per centimeter. I hope you get it by the time कि आप किसी भी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ का रेशियो निकालोगे तो आपको उसका रेशियो सेम ही मिलेगा। इनफैक्ट आप बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस क्यों ना ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है डी एक्स और बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है डी वी। लेट्स से डी एक्स, इसको सिमिलर मैनर में लिखते हैं, लेट्स से dx इज वेरी स्मॉल, कितना छोटा, dx इज 0.001 सेंटीमीटर, और इसके लिए ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत छोटा होगा तो उसको मैं dv से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.001 वोल्ट। सो इफ वी टेक रेशियो ऑफ dv बाई dx 0.001 अपॉन 0.001 तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे वापस ही मिलेगा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कि किसी भी केस में आपको जो रेशियो मिलता है वोल्टेज अपॉन लेंथ का वो आपको सेम ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि V बाई एल इज कॉन्स्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई K। तो ये आपका एक कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज और लेंथ का रेशियो कभी भी निकालो आप, वो हमेशा आपको फिक्स मिलेगा एक पर्टिकुलर वायर के लिए। कंडीशन क्या है, वायर का आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो ये वी बाई एल का जो रेशियो है जिसको मैंने के से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए इससे हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। एक एक करके दोनों देखते हैं। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज, अगर हम रैंडमली ये पूरे वायर के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से देयर इज सम पॉइंट P ऑन दिस वायर AC, let's say this is P and the distance of P from A is let's say L. So we can say that voltage for A and B, मतलब जो potential difference आपको मिलेगा between point A and B, that is VAB, will be directly proportional to the length or distance between point A and P. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is VAP, अगर मैं proportionally साइन हटा दूँ तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VAP बाई L इज इक्वल टू K। दिस इज माई फर्स्ट कंक्लूजन दैट VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो ये पूरे वायर के अंदर तो उसका जो लेंथ होगा उससे उसका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो रेशियो है VAP अपॉन L, इसको हम कहते हैं K, जो कि हमारा सेकंड कंक्लूजन है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। आप P का ये P को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, लेट्स से आपका P यहाँ पर आ गया तो आपका लेंथ भी तो छोटा हो जाएगा ना इन रिटर्न। ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका हर एक कंडीशन में, हर एक केस में आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। अब V और L का वैल्यू कितना भी क्यों ना चेंज कर लो, ये कांस्टेंट ही होगा, K आपका कांस्टेंट ही होगा। और यही पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा पोटेंशियोमीटर बेस्ड है। सो ये लाइन का मतलब सिंपली इतना होता है कि आप जितना A से B की तरफ जाओगे, लेट्स से आप A से B की तरफ जा रहे हो, आपका जो पॉइंट P है वो मूव कर रहा है, अगर पॉइंट P मूव हुआ है मतलब ये डिस्टेंस भी आपका चेंज होगा L।
अगर आप ज़्यादा ये साइड जाते हो तो डिस्टेंस भी छोटा होगा, डिपेंड आप कौन सी साइड देख रहे हो। इसके पहले केस में हमने ये डिस्टेंस किया था, बट आप जैसे जैसे बी की तरफ जाओगे आपके दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाएगा, और सिर्फ कम नहीं होगा, ये यूनिफॉर्मली कम होगा, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ से बी की तरफ 2 सेंटीमीटर मूव कर रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस उस अकॉर्डिंगली नीचे गिरेगा। अगर मैं 4 सेंटीमीटर मूव कर रहा हूँ तो जितना गिरा था उससे 2 गुना ज़्यादा गिरेगा। 6 सेंटीमीटर मूव कर रहा हूँ तो और गिरेगा, यानी वो यूनिफॉर्मली गिरेगा। ऐसा नहीं कि पहले 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा गिर गया फिर नेक्स्ट वाले 4 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा गिर गया, नहीं, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्मली धीरे धीरे कम होते जाएगा, और वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, इसका जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा, विच इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। So our end conclusion will be the fall of potential per unit length or potential gradient, it is constant। अब इसके यूजेस क्या है, देखो इसके बेसिस पे हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। अब पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम एक करके सारे टाइप्स देखते हैं कैसे उसके हेल्प से ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला यूज इसका ये है कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आप EMF फाइंड कर सकते हो। यू कैन फिगर आउट EMF ऑफ अ सेल, और इवन बैटरी आप 2-3 सेल एक साथ कनेक्ट करोगे तो। सेकेंड, आप EMF से फाइंड नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो कंपेयर टू डिफरेंट EMFs। So you can find EMF of cell and also you can compare EMF of cell. Third use, you can find internal resistance। तो ये तीनों चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। आई होप यू नो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सेल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स आई हैव एन सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ बैटरी, वायर एंड सम रेजिस्टेंस। अब देखो मैंने वायर सेलेक्ट किया तो वायर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस होता है। अगर आप बहुत कम टेम्परेचर जाते हो तो आपका रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट अगर आप ये किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जर्व करोगे, लेट्स से किसी गुड कंडक्टर के लिए भी ऑब्जर्व करते हो, इसके तो करंट इजीली पास होता है, तो उसके लिए भी आपको ये जो लाइन है वो कभी भी स्ट्रेट जाते हुए नहीं मिलेगा। लेट्स से ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, तो अगर आप चेक करोगे तो इसके लिए आपको लाइन हल्का सा एक पॉइंट के बाद डेविएट होता हुआ मिलेगा, कुछ ऐसे। तो ये डेविएशन का मतलब क्या है कि आपका वोल्टेज और करंट कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये जो पार्ट है पूरा, ये डिफरेंस आपको गुड कंडक्टर में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पर, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, अगर आपने इतना वोल्टेज दिया तो इन रिटर्न आपको इतना करंट मिला। आपको मिलना कितना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था इतना करंट, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो, पर वो नहीं है। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा पार्ट, ये आपका करंट, इतना आपका करंट लॉस हो गया। एंड दिस इज फॉर गुड कंडक्टर्स। अगर आप बैड कंडक्टर्स के लिए देखोगे तो ये ग्राफ आपका और ये स्लोप आपका और बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर एक बैड कंडक्टर, जैसे इसको मैं यहाँ पे गुड कंडक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर ये ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ ये कहता है आप कितना भी वोल्टेज दो, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दो, करंट बहुत कम मिलेगा। जैसे देखो इस केस में मैंने इतना सारा वोल्टेज दिया है, ये पूरा, बट देखो करंट कितना मिला मुझे, बहुत कम। इतना पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद भी मुझे बहुत ही थोड़ा सा करंट मिला बैड कंडक्टर में। वही गुड कंडक्टर में इतना वोल्टेज दिया तो कंपैरेटिवली काफ़ी करंट मिला। हाँ, थोड़ा सा लॉस हुआ, बट बैड कंडक्टर से कंपेयर करो तो बैड कंडक्टर में तो ये पूरा पार्ट ही आपका लॉस हो गया ना, ये पूरा करंट आपको मिला ही नहीं इतना वोल्टेज देने के बाद भी। तो ये क्यों होता है, आप सिंपल से अगर ये ग्राफ में भी देखो, V इज इक्वल टू आई, वी और आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें भी आपको गुड कंडक्टर के अंदर ये जो डिफरेंस देखने मिल रहा है, ये जो पार्ट जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, ये आपका जो जितना लॉस हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं होता है आपका रेजिस्टेंस के वजह से। इसलिए हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट डिपेंड्स ऑन R। आपका R का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा करंट उतना और कम होगा, R जितना छोटा होगा करंट आपको उतना कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। सो यहाँ पर भी इस वायर के अंदर भी तो रेजिस्टेंस हो गई, राइट, और हम रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे शो करते हैं, ऐसी लाइन से। अब पूरे वायर में रेजिस्टेंस है,
तो क्या मुझे पूरे वायर को ऐसे सिंबल से शो करना पड़ेगा क्या? नहीं, रादर देन शोइंग दिस कंप्लीट विद द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, हम क्या करेंगे, पूरे वायर का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर एक ही जगह शो कर देते हैं। लेट से पूरे वायर में रेजिस्टेंस है हाँ, जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो मैंने वायर से बैटरी को कनेक्ट किया और सर्किट के अंदर मैंने क्या किया, वो वायर के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, सिर्फ ये वायर का रेजिस्टेंस, इसको मैं RW से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया, तो ये बल्ब कुछ ऐसे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे बल्ब बनाने की जरूरत नहीं, मैं क्या करूँगा, सिर्फ बल्ब का रेजिस्टेंस शो करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका रेजिस्टेंस शो कर रहा हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ RB, दैट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू बल्ब। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और छोटा सा डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, लेट से एक बहुत ही छोटा सा फैन कनेक्ट किया मैंने, तो उसको मैं रेफर करूँगा RF से, रेजिस्टेंस ड्यू टू फैन, या जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करते हो। अब ये पूरे सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है ये एंड से। कौन सा एंड है ये आपका पॉजिटिव एंड है। तो इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में गोल गोल घूमना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दोनों देखना है उसको, यानी पूरे वायर के थ्रू उसको होके जाना पड़ेगा। अब करंट की बात करते हैं, करंट आपका पॉजिटिव एंड से निकलेगा, यानी आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो उसको RF भी फील होगा, फैन के वजह से रेजिस्टेंस भी फील होगा, वायर के वजह से रेजिस्टेंस भी फील होगा, और बल्ब के वजह से रेजिस्टेंस भी फील होगा। बट ये पूरा घूम के जब करंट आपका यहाँ पे आया होगा, एक्चुअल में तो आपका ये बैटरी ऐसा होगा ना, तो हमने शॉर्ट में यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, एक एंड प्लस होगा, दूसरा एंड माइनस होगा। अब जब ये करंट पूरा घूम के यहाँ तक आएगा, इस एंड तक, उसको बैटरी के थ्रू भी तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ से जंप तो नहीं मार सकता हो, बराबर। तो उसको बैटरी के थ्रू भी तो जाना है, बैटरी के अंदर भी तो जाना है। अब बैटरी भी जिस मटेरियल से बना हुआ है उसमें तो आपको रेजिस्टेंस फील होगा, ये थोड़ी आपका कोई सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टिविटी यानी जीरो रेजिस्टेंस को कब फील होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो, तो यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस फील होगा। तो जब करंट को यहाँ से लेके यहाँ तक पास होना होगा तो उसको यहाँ भी रेजिस्टेंस फील होगा, और ये जो रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। सो इसको सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच में बैटरी के अंदर है तो अंदर तो आप कर नहीं पाओगे, काफ़ी जगह कम है, तो हम इसको साइड में रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी के अलॉन्ग पास में, और इसको सिर्फ ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर दे कि ये मेरा जो भी रेजिस्टेंस है वो बैटरी के अंदर है। सो दिस इज माई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपके दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि बैटरी के अंदर है, इसको छोड़ के जो भी रेजिस्टेंस बाहर है पूरे सर्किट में वो सब आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यानी फॉर दिस केस R is my small r is my internal resistance and RF, RW, RB all are my external resistance। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमको पोटेंशियोमीटर लगेगा। सो दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एक एक करके भी तीनों देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और इसके हेल्प से हम ये तीनों कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ पोटेंशियोमीटर लुक्स। अब मेरे पास एक वायर है ए बी, इसको हमने फोल्ड किया है, ये इसमें से हर एक सेक्शन का लेंथ 1 मीटर तक हो सकता है। जैसे हमारा मीटर ब्रिज का पूरा वायर 1 मीटर का होता है, यहाँ पोटेंशियोमीटर का वायर उससे कंपैरेटिवली काफ़ी लंबा हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम 4 मीटर टू 8 मीटर्स। आप जितने चाहो उसमें ये उसको बढ़ा सकते हो, जितने चाहो उसके ये लूप्स बढ़ा सकते हो। जितना पोटेंशियोमीटर का लेंथ बढ़ेगा उतना आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा EMF का, उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसमें से हर एक सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये मेरा वायर इस केस में 4 मीटर का है। सो ए और बी मेरा वायर है, यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स कनेक्ट किए, ये बैटरी है, 1 से ज़्यादा सेल है, ये की होगा जिससे मैं पूरे सर्किट को मेक या ब्रेक कर सकता हूँ, ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। ये इस रियोस्टेट विच इज वन ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, रियोस्टेट में भी रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। तो ये पूरा मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है ए से लेके बी तक। अब हमको करना है क्या, हमको इस केस में करना है कंपैरिजन 2 सेल के बीच में। तो उस 2 सेल को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, फर्स्ट इज E1, सेकंड इज E2। सो यहाँ पे देखो इनका प्लेसमेंट कैसा है, जिस डायरेक्शन में E की वजह से करंट आएगा ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच मीन्स करंट बाय E1 और E2 विल बी ऑपोजिंग द मेन सेल से जो करंट आएगा उसको, द करंट फ्रॉम द मेन सेल्स, दिस विल बी अपोजिंग द ड्राइविंग EMF जो कि
ड्राइविंग सेल जिसको ड्राइविंग बैटरी इसको बोल सकते हैं, जो पूरे सर्किट में डोमिनेट करेगा इसका करंट। तो कंडीशन ये है कि इसका जो भी ईएमएफ होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर इसका ईएमएफ इससे बड़ा होता है तो आपका करंट उल्टा घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट मेरे पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में मूव कर रहा है, पर अभी फिलहाल ये पूरे पार्ट से करंट मूव नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे सर्किट को देखो कैसे कनेक्ट किया है। इस पॉइंट से मेरा करंट स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि जंक्शन में दो पार्ट में दोनों साइड से, राइट, दोनों की ब्रांच में मैंने एक की लगा के रखा है। सो इसको हम रेफरेंस के लिए K1 और K2 बोल सकते हैं। अब कौन सा की आप ओपन रखते हो, कौन सा क्लोज रखते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा करंट कहाँ से पास होगा। अब इसके जस्ट बाद हमने गैलोरीमीटर कनेक्ट करके रखा है। अब मान लो मुझे E1 का ईएमएफ निकालना है, तो E1 का ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये K1 जो होगा उसको क्लोज करना पड़ेगा और K1 जो होगा उसको ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा जो सारा करंट यहाँ से जाएगा वो E1 के थ्रू होते हुए गैलोरीमीटर से जाएगा। और बाद में हमको क्या करना है, एक नल पॉइंट निकालना है। जैसे मान लो मैंने एक वायर यहाँ से एक्सटेंड किया, वायर के एंड में एक जॉकी लगा दिया, और जैसे हमने मीटर ब्रिज में किया था, ट्रायल एंड एरर कर करके जॉकी लेके मैं यहाँ पे वायर पे स्लाइड करते जाऊँगा जब तक मुझे नल पॉइंट नहीं मिलता। नल पॉइंट क्या होगा? जहाँ पे गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा होगा वो जीरो होगा। तो ऐसे स्लाइड करते करते लेट से मुझे एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे करंट जीरो है, लेट से वो पॉइंट P था। बस यहाँ पे मेरा कंडीशन बैलेंस्ड है। अब तो ऐसे सेम तरीके से हम दो अलग अलग बार करेंगे। पहले एक की ओपन रखेंगे, दूसरा क्लोज रखेंगे, फिर चेंज करेंगे, ये वाला ओपन रखेंगे, ये वाला क्लोज करेंगे। सो एक बार E1 से करंट पास होगा, दूसरी बार E2 से करंट पास होगा। तो जैसे मुझे पहले के लिए एक पॉइंट मिला, नल पॉइंट, उसके लिए मुझे रिस्पेक्टिव एक लेंथ मिलेगा, बराबर, और वापस सेम चीज रिपीट करता हूँ तो दूसरा नल पॉइंट मिलेगा, उसके लिए रिस्पेक्टिव लेंथ मिलेगा। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो हमने पोटेंशियोमीटर वायर में देखा था, VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ VAP इज इक्वल टू K/L, राइट। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ VAP/L इज इक्वल टू K। सो इसके हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे। K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर के लिए हमको पहले से पता होगा। लेंथ L जो है वो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये आपका 40 सेंटीमीटर है, तो दिस विल 1 मीटर, 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, दैट इज 2.4 मीटर्स बोल सकता हूँ उसको। तो अगर L मिल गया, K मिल गया, VAP इजिली मिल जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा काम करेगा। तो दोनों केसेस देखते हैं, एक एक करके दोनों फाइंड करते हैं हम। सो फर्स्ट केस में हमको फिगर आउट करना है EMF ऑफ सेल E1। So for first case, what will be condition? Condition is K1 is closed, which is very obvious कि अगर आप K1 को ही ओपन रख दोगे, इस की को यहाँ से ओपन कर दोगे तो यहाँ से तो करंट ही पास नहीं हो जाएगा, तो आपको E1 का EMF पता ही नहीं चलेगा। सेकंड, K2 is open, which means इसको आप यहाँ से ओपन कर दोगे, वहाँ पे जो भी करंट जाएगा, यहाँ से आपका सर्किट ही ओपन है, करंट यहाँ से जंप नहीं कर सकता, बीच में एयर रेजिस्टेंस होगा, तो आपका करंट सारा का सारा कहाँ डाइवर्ट होगा? ऊपर वाले ब्रांच में, विच मीन्स मेरा सारा करंट E1 से पास हो रहा है। तो इसके लिए हम रिस्पेक्टिवली एक नल पॉइंट फाइंड करेंगे P, और उसके लिए रिस्पेक्टिवली मुझे एक लेंथ मिलेगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे L1 से। सो K1 क्लोज रखना है, K2 ओपन रखना है। सारा करंट कहाँ से पास होगा? E1 से। गैलोरीमीटर में हमको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको करंट जीरो दिखाएगा, जिसको हम बोलेंगे नल पॉइंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नल पॉइंट फिगर आउट करना, जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। अगर मुझे नल पॉइंट मिल गया तो मुझे रिस्पेक्टिव लेंथ भी मिल जाएगा L1। तो ये मेरा कंडीशन है। इसके बाद हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे और लेंथ L1 फाइंड करेंगे। एक बार मुझे ये मिल गया तो जो मेरा E1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 से। जो हमने पहले देखा था, हमने VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिया था, तो इस केस के लिए E1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और बीच में कांस्टेंट आएगा E1 इज इक्वल टू KL1। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, और इसके हेल्प से मैं E1 इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ये मेरा वही फॉर्म है जो हमने यहाँ पे देखा था। इफ़ यू रिमेंबर, ये हमारा जो फॉर्मूला था VAP/L इज इक्वल टू K, दिस इज द वेरी सेम फॉर्मूला। मैंने सिर्फ ये नीचे वाले L1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ सिंस वी नो K एंड L1, K तुमको पता होगा पहले से, जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले से मेजर करके रख सकते हैं। L1 हम डायरेक्टली यहाँ पे स्केल से मेजर कर सकते हैं।
अगर मुझे पता है ये वायर का लेंथ कितना है तो ए से लेके पी तक जो भी लेंथ होगा, यहाँ पे हमारा जो स्मॉल एल था यहाँ पे वो क्या था, ए से लेके पी का लेंथ तो था। तो अगर मुझे ये एल मिल गया, के मिल गया, E1 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मुझे क्या मिल गया, मेरा पहला कंडीशन है E1 इज इक्वल टू L into K. Let this be equation number 1 and this will be L1. This is my first case. What will be my second case? सेकेंड केस में मेरा ये सेम करंट पास होगा कहाँ से, E2 से। सो फॉर माई सेकेंड केस व्हाट विल बी कंडीशंस, फर्स्ट K2 आपका जो ओपन था, इस केस में K2 क्या होगा, K2 विल बी क्लोज, तो K2 क्लोज कर देते हैं और K1 को हमें करना पड़ेगा ओपन, क्योंकि अगर K1 भी क्लोज रहेगा तो वहां से भी थोड़ा करंट पास होगा, तो करंट आपका दोनों ब्रांचेस में स्प्लिट होगा विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो K1 विल बी ओपन। सो अगर K2 आप क्लोज रखते हो और K1 ओपन रखते हो, सारा करंट आपका E2 से पास होगा, दैट इज सेकेंड सेल। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टाइम को क्या करना है, नल पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो मेरा सेल चेंज हुआ है, विच मीन्स कि मेरा नल पॉइंट भी चेंज हो सकता है। लेट्स से अब मैंने गैल्वेनोमीटर लिया, वापस यहाँ से मैं ड्रैग करते करते जॉकी को लेके ट्रायल एंड एरर करते करते चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिले। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट मिल रहा है जिसको मैं P डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो यहाँ पर ये मेरा आ गया जॉकी। नाउ सिंस नल पॉइंट हैज चेंज, आपका रिस्पेक्टिव लेंथ भी तो चेंज होगा ना, लेंथ आपका छोटा हो गया इस केस के लिए जब हमने अज्यूम किया है। सो आपका लेंथ हो गया L2। नल पॉइंट निकालने के बाद हमारा काम क्या होगा, रिस्पेक्टिव लेंथ L2 फाइंड करना उसके लिए। बस एक बार मुझे L2 मिल गया, नाउ वी नो व्हाट टू डू। EMF ऑफ E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, which can also be written as EMF is equal to K into L2. This is my equation number 2 और इसके हेल्प से मैं E2 फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, E2 is equal to L2 into K. This is my equation number 2. तो यहाँ से मैं E1 E2 दोनों मैंने फाइंड कर लिए, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, L1 और L2 का लेंथ प्लस पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर ये दोनों मेरे पास है मैं E1 और E2 इंडिविजुअली फाइंड कर सकता हूँ। तो ये केस, ये कंडीशन मेरे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो हमने देखा था पहला यूज कि आप EMF कैलकुलेट कर सकते हो। बट हमको यहाँ पे क्या करना है, EMF को कंपेयर करना है, तो इसी इक्वेशन के हेल्प से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास L1 L2 और K ये तीन चीज़ें, सो कंपैरिजन इज नॉट अ बिग डील। हमको सिर्फ ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है उसके लिए। कंपैरिजन यानी हम बात कर रहे हैं दोनों के रेशियो की, राइट। तो अगर मुझे दोनों को रेशियो फाइंड करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली। सो मुझे मिलेगा LHS में E1/E2 इज इक्वल टू RHS में L1/K अपॉन L2/K। अब दोनों ही केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम ही रहेगा, बिकॉज हम एक ही वायर की बात कर रहे हैं, एक ही वायर में हमने दोनों केसेस देखे, विच मीन्स potential gradient can be cancelled and E1/E2 can be simply find by the ratio of L1/L2। तो आपके L1 और L2 का जो रेशियो होगा, जो दोनों ही नल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, वो दोनों का रेशियो ही आपका EMF के कंपैरिजन का रेशियो होगा। सो ये हमने पहला केस देख लिया। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली एक सेल से डायरेक्टली करंट जाता है, दोनों सेल अलग अलग होते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल के आप कंपेयर करोगे। दूसरा होता है अलग मेथड, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस और सम का मेथड, तो उसके बाद वो देखेंगे।